इज़राइल के 100 फाइटर जेट्स रोक लिए। तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ा एडवर्टाइज़मेंट है, जिस पे खरबों रुपया खर्च हुआ इज़राइल का और भौकाल बना शायद ईरान का। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस टाइम ईरान में हूँ। यहाँ जैसा कि मीडिया में दिखाया जा रहा है, हमला हुआ है, काफ़ी लोग पैनिक कर रहे हैं, वैसा है। नहीं, अभी ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। मैं इस टाइम यहाँ मार्केट में ही खड़ा हुआ हूँ। मेरे पीछे पार्क है, बच्चे खेल रहे हैं। यहाँ काफ़ी हद तक ये कह सकते हैं कि यहाँ बहुत से लोगों को इस बात का पता तक नहीं चला कि इसराइल ने अटैक किया था। मैं खुद जब सुबह 8 बजे उठा हूँ और उसके बाद जब जो है मैंने अपना व्हाट्सएप चेक किया है, तब मुझे पता चला कि जो है यहाँ पर अटैक हुआ है। और ना यहाँ जैसे आप देखते होंगे, जब ये फ़िलिस्तीन या लेबनान से इसराइल के ऊपर हमला होता है तो एक सायरन बजता है, जिसके बाद लोग शेल्टर से भाग जाते हैं ताकि उनको अपनी जान बचा सकें। तो यहाँ ना कोई ऐसा सायरन बजा, ना कोई ऐसा कुछ हुआ। लोग आराम से सो रहे थे। आज सुबह स्कूल खुले हुए थे, मार्केट खुली हुई है। यहाँ फिलहाल ऐसा कोई मामला है नहीं, ना कोई पैनिक कर रहा है और ना कोई इस बात पे बात कर रहा है, बल्कि लोग मीम बना रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं कि इसराइल ने दिवाली के फुसफुसे पटाखे छोड़े और कुछ नहीं हुआ इसके अलावा। तो वहाँ के लोगों को इंडिया की दिवाली के बारे में पता है या नहीं? यहाँ के लोगों को मैं आपको बता दूं कि यहाँ के ईरान के लोग इंडिया को बहुत पसंद करते हैं। यहाँ के इंडिया की बॉलीवुड की फिल्में बहुत देखी जाती हैं, लोगों को मालूम है। जैसे दिवाली जैसा त्यौहार या होली जैसा त्यौहार, ये सब जो है भले उनको डेट ना पता हो, लेकिन उनको इस सब चीज़ों के बारे में मालूम हो और काफ़ी इंडिया के बारे में यहाँ जानकारी रखते हैं लोग। और ये सब चीज़ें फिल्मों के जरिए से लोगों को मालूम है कि इंडिया एक बड़ा मुल्क है, अलग अलग किस्म के वहाँ त्यौहार मनाए जाते हैं। ये पता है उनको कि दिवाली में पटाखे जो छोड़े जाते हैं और इस टाइप की चीज़ें हैं। जैसे यहाँ हम लोग के यहाँ दिवाली होती है, वैसे इनके यहाँ चार शंबे सूरी नाम का एक त्यौहार है, वैसे ही होता है। ये तकरीबन वही मामला है। कहते हैं सब फुसफुसे पटाखे छोड़े गए थे और कुछ नहीं हुआ। तो बहरहाल ये बताइए कि जहाँ पर आप अभी हैं, वहाँ से कितनी दूरी पर ये हमला हुआ है, जो जिसको इज़राइल क्लेम कर रहा है कि हमने बहुत बड़ा हमला किया है? मैं इस टाइम यहाँ कुम में हूँ। इसराइल ने जो क्लेम किया था वो ये किया था कि हमने 3 डेस्टिनेशन के ऊपर हमला किया था। जो एक खुजिस्तान है, जो हमारे यहाँ से काफ़ी दूर है, तकरीबन 1200-1300 किलोमीटर। एक ईलाम है, वो भी तकरीबन 1500 किलोमीटर। लेकिन सबसे करीबी जो जगह थी, जो इसराइल का अटैक प्लेस था, वो था तेहरान, जो बहुत नज़दीक है हमारे यहाँ, तकरीबन 100 किलोमीटर के फासले पर। और बीच में इन्होंने ये भी क्लेम किया था कि हमने तेहरान के इमाम खुमैनी एयरपोर्ट के ऊपर भी हमला किया था, वहाँ के ऊपर भी हमने मारा था, मिसाइल अटैक किया था। वो तकरीबन हमारे यहाँ से 70 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन आपको मैं ये बात बता दूं, वहाँ की सारी फ्लाइट्स अपने स्केड्यूल के हिसाब से, शेड्यूल के हिसाब से चल रही हैं। कोई वहाँ डिस्टर्बेंस नहीं हुआ है। बल्कि अभी आप सुबह जिसे कहा जाए 2 बजे इन्होंने क्लेम किया, 2 बजे हमने अटैक किया। 2 बज के तकरीबन 40 मिनट पे हमारे एक फ्रेंड मशहद से आ रहे थे, उनकी फ़्लाइट जो है 2 बज के 40 मिनट में इमाम खुमैनी एयरपोर्ट पर लैंड किया। उन्होंने खुद मुझे वीडियो बनाकर भेजी और कहा यहाँ ऐसा कुछ नहीं है और सब कुछ जो है बिल्कुल हालात नॉर्मल है। तो अगर ये कहा जाए कि यहाँ पर तो जो बताया जा रहा है मीडिया में कि इज़राइल ने 100 से ज़्यादा फाइटर जेट्स का यूज़ किया है ईरान पर हमला करने के लिए, और जो हालात आप बता रहे हैं उसके हिसाब से तो कुछ भी नहीं हुआ है। तो क्या ये मामला बिल्कुल फ़ेल हो गया? देखिए, बड़ा पहले हम इसको छोड़ दें, कितने प्लेन्स। बड़ा सवाल ये है कि जब प्लेन्स ने अटैक किया, देखिए ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि उन्होंने प्लेन्स उड़ाए अपने, क्योंकि हमारे पास वीडियो फुटेज हैं जो दिखाती हैं कि प्लेन जो है कम से कम जॉर्डन के एयर स्पेस से गुजर रही हैं। तो ये बिल्कुल फैक्ट है कि उन्होंने प्लेन्स उड़ाए। लेकिन ये बात भी है कि उनका कोई एक भी प्लेन ईरान के एयर स्पेस के अंदर नहीं आया। ईरान का जो एयर डिफेंस सिस्टम जो ईलाम में लगा हुआ है, जो इराक के करीब में है, उसकी जो है इंटरसेप्ट करने की जो दूरी है वो तकरीबन 300 किलोमीटर है। यानी उन्होंने अगर मिसाइल के जरिए से छोड़े हैं तो कम से कम ईरान के एयर स्पेस से 300 किलोमीटर की दूरी छोड़े हैं। उसके बाद वो आते हैं, क्या कहते हैं, ईरान के, वो इसराइल के जो क्या कहते हैं, जो मेरे ख्याल से मिनिस्टर हैं कोई, मुझे याद नहीं आ रहा इस टाइम कौन है। वो आते हैं और अब बहुत अपनी जिसे कहा जाए शान दिखाते हुए कहते हैं कि हमारे सारे प्लेन्स अपना जो है मिशन पूरा करके सुरक्षित वापस आ गए। तो मेरा बड़ा सवाल ये है कि जब जब आपने अपने प्लेन्स को ईरान के एयर स्पेस में भेजा ही नहीं तो सुरक्षित वापस आने का क्या मतलब है। आपने एक ऐसी जंग की शुरुआत की
जिसको आपके अंदर लड़ने की खुद हिम्मत नहीं थी, आप खुद उसके अंदर आए नहीं और आप ये कह रहे हैं कि हम सुरक्षित वापस चले गए। तो ये एक तो बात ये है। दूसरी बात 100 तो 100 एक प्लेन्स। एक जी। हाँ, मैं यही कहना चाहता कि जैसे इन्होंने कहा कि हमने 100 प्लेन भेजे, तो अगर कोई मिलिट्री का बिल्कुल भी जानने वाला ना हो, तब भी वो ये बात जानता है कि एक फाइटर प्लेन कम से कम 4 से 5 मिसाइलें लेके चलता है। तो 500 मिसाइलें दागने के बाद भी अगर ईरान में सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 लोगों की कैज़ुअल्टी होती है, तो एक आदमी पे कई लाख करोड़ रुपए खर्चा हुआ इनका। क्या बहुत इस चीज़ को नहीं बहुत जोड़ना चाहिए? सही सही आपने बहुत अच्छी बात कही है। जो है ये बात देखने वाली है, जहाँ पर मैं तो कहता हूँ इसको, पहले आपका सवाल का जवाब बाद में मैं दूंगा। पहले मैं तो ये कहता हूँ कि इसराइल ने ये हमला करके ईरान के लिए एक एड का काम किया, ईरान का एडवर्टाइजमेंट किया, ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम का एडवर्टाइजमेंट किया है। जिस तरह से क्या कहते हैं, अभी कुछ अर्से पहले जब इन्होंने जिसको कहते हैं ट्रू प्रॉमिस 2 में, जब अपने क्या कहते हैं ड्रोन्स वगैरह हमारे थे, उस टाइम इन्होंने अपना ऐड किया था, लेकिन अपने पैसे खर्च करके। लेकिन इस बार इसराइल ने अपने पैसे खर्च करके ईरान का एडवर्टाइजमेंट किया। किस तरह से देखिए, आप अपने 100 प्लेन्स लेके चलते हैं। अगर आपने 4-5 कहा, चलिए फिलहाल हम ये मान लेते हैं कि हर प्लेन में सिर्फ और सिर्फ 2 मिसाइल थी। अब अगर 100 प्लेन चलते हैं और हर प्लेन 2 मिसाइल दागता है, 200 मिसाइल्स आती हैं। 200 मिसाइल मारने के बाद आप 2 लोगों को मारते हो, तो आप ये क्या दिखाना चाह रहे हो? क्या आपने बहुत बड़ा काम कर दिया? नहीं, ये आपने बड़ा काम नहीं किया, ये आप अपनी बेइज्जती करवा रहे हो। कि आप एक तरफ से ये कह रहे हो कि हम दुनिया के जो है तीसरे नंबर या छठे नंबर की सबसे बड़ी आर्मी शक्ति हैं। तो ये कैसी आर्मी शक्ति है जो 200 मिसाइल दागने के बाद सिर्फ 2 लोगों को मार पा रही है? मैं तो कहूँगा यहाँ पर ईरान ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम का बहुत बेहतरीन मुजाहरा किया, और ये इसराइल के ज़रिए से इनका ऐड हुआ है। और जहाँ तक मुझे लगता है, ये हमला सिर्फ इसराइल और अमेरिका और हम और आप नहीं देख रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया के देश देख रहे हैं, उनके जो हुक्मरान देख रहे हैं और उनके नेता देख रहे हैं। और कुछ अरसे बाद मुझे जो लगता है कि शायद बहुत से ममालिक ऐसे होंगे, बहुत से देश ऐसे होंगे जो ईरान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको खरीदने के लिए ईरान के पास आएंगे। क्यों? क्योंकि ईरान ने एक बार दिखा दिया है ये कि उनका एयर डिफेंस सिस्टम इतना शक्तिशाली, इतना कवि, इतना पावरफुल है कि वो एक बड़ी फौज, एक बड़े अटैक को इस तरह से वो फेल कर सकता है। नहीं, बिल्कुल जो बात आपने कही, मैं इस बात से पूरी तरीके से इत्तेफ़ाक रखता हूँ, क्योंकि अगर 100 फाइटर प्लेन छोड़े जाते हैं, तो जैसा कि अभी इससे पहले ईरान ने अटैक किया था, तो ये कहा गया था कि ईरान ने अपने पावर का 0.01% यूज़ किया था, और इज़राइल के अंदर हालात ऐसे हो गए थे कि लोग बंकरों में छुप गए थे। और अगर वो अपनी एयर फ़ोर्स का, जो वहाँ की मेन पावर है, उसकी लगभग 40% पावर यूज़ करने के बाद, यानी 250 में से 100 प्लेन उड़ाने के बाद, अगर सिर्फ़ 2 लोगों को कैज़ुअल्टीज़ होती हैं ईरान में, तो ये सच में बहुत बड़ी बात है ईरान के मिलिट्री के लिए, ईरान के डिफेंस सिस्टम के लिए, कि सच में पैसा दूसरे का लग रहा है और एडवर्टाइज़मेंट आपका हो रहा है, और भविष्य में इसका बहुत बड़ा असर शायद पड़ने वाला है इज़राइल की टेक्नोलॉजिकल इफ़ेक्ट के ऊपर। क्योंकि लोग अब उस पे, जो एक भरोसा लोगों को था कि इज़राइल अजेय है, जिसको कोई जीत नहीं सकता है। हम लगातार देख रहे हैं कि छोटे-छोटे रेसिस्ट ग्रुप, जो लगातार हमारी मीडिया में भी खबर आ रही है कि इज़राइल ईरान पर हमला कर रहा था, उसी दौरान उनके खुद के एयरबेस पर हिज़्बुल्लाह हमला कर देता है। तो ये काफ़ी अजीब-सी बात है कि वो इधर हमला करने के लिए आए, उधर उनके ही एयरबेस पे हमला हो जाता है। तो ये, क्या आपको नहीं लगता है कि इससे खुद इज़राइल को ही बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस भी हुआ है, और शायद एक उनकी जो अजेय पावर थी, जिसको कहा जाता है कि इज़राइल अजेय है, उसको बहुत बड़ा धक्का लगा है? देखिए, आपने बात बहुत सही कही है। हम लोग मीडिया में देखते रहते हैं। कुछ अरसे पहले तक मिस्टर नेतन्याहू, जिनको बीबी के नाम से भी जाना जाता है, उनको मिस्टर सिक्योरिटी के नाम से इसराइल में जाना जाता था। यानी ये एक ऐसे नेता थे जिन्होंने इसराइल को सिक्योर किया था। लेकिन जब से तूफान अल-अक्सा या अल-अक्सा स्टॉर्म जब से हुआ है, उसने इसराइल की इस इमेज को पलट दिया है। हम और आप सभी जानते हैं कि जब इसराइल ने अरब देशों से 6 दिन का
युद्ध लड़ा था, 6 दिन में तमाम अरब कंट्रीज की फौजों को उसने पछाड़ दिया था। उसके बाद इसराइल की एक जो है अजय सी वो बन गई थी, इमेज बन गई थी कि अब इनको कोई हरा नहीं सकता। लेकिन सबसे पहले तो एक छोटे से ग्रुप, ये ऐसा नहीं है इनको हराया जा सकता है। उसके बाद क्या कहते हैं, ये घुस जाते हैं लेबनान से जंग में। हिजबुल्लाह ने इनको 2006 में भी दिखाया था, इनकी औकात दिखा दी थी। उसके बाद फिर हिजबुल्लाह ने इस टाइम भी उनको दिखा रहा है। लगातार ये कोशिश करने के बावजूद भी अपनी फौज, जमीनी फौज को लेबनान के अंदर नहीं घुसेड़ पा रहे हैं, जा नहीं पा रही किसी तरीके से। हर रोज इनको नुकसान होता है, हर रोज इनको पीछे हटना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी जो चीज है वो ईरान के साथ है। देखिए, आप अभी कुछ अरसे पहले तो आप ये कह सकते थे कि वो हमास एक टेररिस्ट ग्रुप है, हिजबुल्लाह एक टेररिस्ट ग्रुप है, वो टेररिस्ट अटैक कर रहा है। लेकिन ये तो बिल्कुल एक, जिसे कहा जाए, रोज तमाचा खाने वाली बात हो गई है। और जब देखिए तब आपको ईरान मार रहा है। आपने आपने उस अभी से पहले ट्रू प्रॉमिस 1 में देखा, ईरान ने आया, मिसाइल मारे। अगर के उसके बाद कहा आपने कि हमने 99.9% मिसाइल्स को जो है रोक दिया। बात ये नहीं है कि आपने रोक दिया, बात ये कि ईरान ने आपको आपके घर में घुस के मारा। उसके बाद आपने हनिया को क्या कहते हैं तेहरान में मारा। उसका इन्होंने आपको आपके घर में घुस के मारा। यानी ये अब रोज का हो गया है। पहले जैसे कहते हैं ना, जो एक हम लोग अपने अपनी अपनी भाषा में कहते हैं कि एक जो गुंडा होता है, जब जो है क्या कहते हैं अपने उस पे चलता है, रोड के ऊपर चलता है, तो हर एक इससे डरता है। लेकिन ये जिसे कहा जाए मिडिल ईस्ट का एक ऐसा गुंडा है जिससे अब लोग डर नहीं रहे। अब जो भी आता जा निकलता हुआ है, एक तमाचा एक पीछे से बुद्धि पे लगाता हुआ निकल रहा है। तो इसराइल ने अपनी जो क्या कहते हैं वो थी, जिसे कहा जाए एक अजय रहने वाली पोजीशन थी, अजय रहने वाली इमेज जो थी, उसका बहुत बड़ा नुकसान किया है। और ये इतनी आसानी से वापस जाने वाला नहीं है। ये हमको आने वाले समय में अल अक्सा स्टॉर्म या तूफान अल अक्सा के परिणाम और ज्यादा बेहतर तरीके से दिखाई देंगे। अच्छा, एक चीज और, अगर आप डिफेंस के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन रखते हो तो आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे कि बताया गया 100 प्लेन उड़ाए गए, तो 100 प्लेन की रेंज ही क्या कहते हैं 1000 किलोमीटर के आसपास है। वो 1800 किलोमीटर तक आके अटैक कैसे कर गए, और उनको रिफिल करने के लिए इनके पास टेक्नोलॉजी कहाँ से आई? देखिए, ये जो जहाँ तक बात है कि इन्होंने 100 प्लेन्स, देखिए ईरान अभी तक कभी इसराइल को जरूरत भी नहीं पड़ी, वरना अगर जरूरत पड़ती तो अमेरिका इसको प्रोवाइड करता। हम सब जानते हैं कि इसराइल के पास कुछ नहीं है, जो कुछ है वो अमेरिका की तरफ से ले रहे हैं। हर रोज वो अमेरिका से हथियार मंगवाते हैं। इसराइल की जरूरत नहीं पड़ी थी अभी तक। इसराइल के पास अभी तक जो है हवा में रिफिल करने की टेक्नोलॉजी नहीं है। यानी कोई ऐसा प्लेन नहीं जो हवा में उनके प्लेन्स को रिफिल कर सके। अभी इससे पहले जब इन्होंने यमन पर हमला किया था तो इनके प्लेन्स को इटालिया ने रिफिल किया था। इटालिया ने ऑफिशियल तरीके से ये बात मानी थी कि हाँ, हमने इनके प्लेन्स को रिफिल किया था। अब बड़ा सवाल ये है कि इसराइल से ईरान की दूरी बहुत ज़्यादा है। ईरान तक जो है इसराइल का कोई भी प्लेन डायरेक्ट नहीं पहुंच सकता है, और अगर पहुंच गया तो वापस नहीं जा सकता है। इनके पास इतना फ्यूल नहीं होता है। तो सवाल ये है कि इसराइल को रिफिल किसने किया, बड़ा सवाल। तो ये बात ये है कि क्या हम ये मान लें कि अगर 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 मान भी लिया जाए कि किसी देश ने रिफिल किया, तो क्या इतनी टेक्नोलॉजी है कि 100 प्लेनों को रिफिल किया जा सके? मैं भाई, इतना बड़ी तादाद में प्लेनों को रिफिल करना, ये तो वैसा ही है कि पेट्रोल टंकी में भाई जाम लगे। जाम जैसे हम लोग देखते हैं कि कभी पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो टंकी पे जाम लग जाता है। तो इतना पेट्रोल टैंकर भी कहाँ से लाएंगे? वो हवा में कहाँ से इतने रिफिल सेंटर लेके आएंगे? देखिए, बात आपने बहुत सटीक और बहुत मुद्दे की बात कही, बहुत पते की बात है इसे कहा जाए। क्या कोई भी कंट्री इस टाइम इतनी पावर रखता है जो एक टाइम में क्या कहते हैं इतने प्लेन्स को रिफिल कर सकते? देखिए, जो ऑफिशियल तरीके से इन्होंने वो ऐलान किया है कि तेहरान में रात में 2 बजे इन्होंने अटैक किया। यानी अगर आपने तेहरान में रात में 2 बजे किया है तो इस मेरे ख्याल से आप वहाँ से 4 घंटे पीछे कर लीजिए घड़ी, तकरीबन जिसे कहा जाए तकरीबन 10 या 12 बजे प्लेन ने टेक ऑफ किया। क्या इस 4 घंटे में 100 प्लेन्स को रिफिल किया जाता है? या तो आप ये मान लीजिए कि हाँ, इनके पास इतनी टेक्नोलॉजी है जो सब जानते हैं, नहीं है। ये बिल्कुल फैक्ट है, नहीं है इनके पास। एक दुनिया का कोई भी मुल्क इसको रिफिल नहीं कर सकता है। या ये मान लीजिए कि ये 100 प्लेन उड़ाए जाने की बात सिर्फ और सिर्फ एक ब्लफ था, एक जिसे कहा जाए भोकाल जमाने की बात थी, ताकि ये दिखाया जा सके कि हम जो है हमने बहुत बड़ा अटैक किया है।
लेकिन हकीकत ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक खुशबुसा अटैक, जब पिछली बार की तरह, जैसे जो पिछली बार के अटैक में जब इन्होंने अटैक किया था तो इनको कहा गया पिज्जा डिलीवरी अटैक। यहाँ ईरान में मशहूर है पिज्जा डिलीवरी अटैक, आपने ड्रोन भेजे पिज्जा डिलीवरी ड्रोन भेजे, तो इस मरते कहा जा रहा है फुसफुसे अटैक। तो आप जो है रिफिल कर नहीं सकते, किसी ने रिफिल किया नहीं। बड़ा सवाल भाई मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि 100 प्लेन्स, ये तो आप छोड़िए रिफिल की हुई बात, मान लीजिए इनके पास इतने प्लेन्स की कैपेसिटी इतनी ज्यादा कि वो आके जा सकते थे, रिफिल करने की जरूरत ही नहीं थी। बड़ा सवाल भाई मेरा आपसे ये है कि आप ये बताइए दुनिया में कौन सा ऐसा मुल्क है जो एक टाइम में 100 फाइटर जेट्स उड़ा सकता है? क्या हम और आप इसको इतना मजाक, इतनी सीधी सी बात समझते हैं कि 100 फाइटर जेट्स उड़े, उन्होंने हमला किया और वापस चले आए? आप और हम शायद खुद देख। इतिहास में मैंने खुद तो अभी तक नहीं सुना कि किसी देश ने एक साथ 100 प्लेन भगा हाँ दिए। मैं मैंने यही अमेरिका के बारे में नहीं सुना अभी तक। यही बात देखने वाली है। आप खुद देखिए, एक फाइटर जेट जब उड़ता है तो उसके अंदर दो पायलट, एक पायलट होता है एक को पायलट होता है? दो लोग कम से कम प्लेन के अंदर होते हैं। एक प्लेन को उड़ाने के लिए एक क्रू में तकरीबन 6 से 7 लोग कम से कम होते हैं। ये देखिए जो क्या कहते हैं स्ट्रेटेजिक मालूमात रखते हैं, जो आर्मी की मालूमात है, तो उनको ये बात अच्छे से समझ में आएगा। एक फाइटर जेट को उड़ाने के लिए कम से कम 7 से 8 लोग का ग्रुप चाहिए होता है। अब आप इसको 200 वो 100 पे मल्टीप्लाई किया, नहीं तकरीबन 7, अगर आप सिर्फ और सिर्फ 7 माने तो इसका मतलब ये एक वक्त में 700 लोगों ने इसराइल की जिसे कहा जाए एयरफोर्स में सर्व किया और 100 प्लेन्स को उड़ाने के लायक बनाया, जो हो नहीं सकता, जो पॉसिबल नहीं। दुनिया के किसी मुल्क में अभी कम से कम इतनी ताकत नहीं को 100 प्लेन्स को एक साथ उड़ा सके। आप खुद देखिए जो यूएस का जो फ्लीट है, जिसके ऊपर क्या कहते हैं जो प्लेन्स हैं फाइटर जेट्स हैं, उस पर करीब 15 से 20 और बाद में कहा गया 30 प्लेन्स होते हैं, यानी इससे ज्यादा उड़ाने की कैपेसिटी नहीं होती एक वक्त में। तो इसराइल ने एक ऐसा ब्लफ छोड़ा है जिसको आम पब्लिक भले समझे ना समझे, लेकिन जिनको भी फौजी मामलात की पहचान है वो समझ रहे हैं कि इसराइल का ये कहना कि 100 प्लेन उड़ाए हैं सिर्फ एक ब्लफ था और इससे बड़ी कोई चीज नहीं थी। नहीं, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल इत्तेफ़ाक रखता हूँ, क्योंकि अगर मैं नंबर्स की बात करूँ तो 700 सुनने में बहुत ज़्यादा नहीं लगता है, अगर मुझे मिलिट्री के बारे में कुछ ना पता हो, क्योंकि एक नॉर्मल वो है कि 700 लोग तो एक बटालियन में ही हो जाते हैं। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि फाइटर जेट को उड़ाने के लिए उसमें स्पेशलिस्ट की ज़रूरत होती है। उनको स्पेशल ट्रेनिंग होती है और 700 स्पेशल लोगों का मिलना, ये अपने आप में सही बात आपने जो कही कि अब ये अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है कि 700 स्पेशल लोगों का होना, उनका उस तरीके से मैनेज करना, एयरपोर्ट मैनेज करना, क्योंकि जैसा कि हम लोग भी जानते हैं, जितना हम लोग डिस्कवरी वगैरह पे देखते रहते हैं कि रनवे को साफ करना, अगर 100 प्लेन उड़ते हैं, तो उनके टायर की रबड़ ही इतनी निकल जाती है रनवे के ऊपर कि उसको ही साफ करना पड़ेगा 100 प्लेन उड़ाने के लिए। देखिए भाई मैं आपको एक बात बता दूं यहाँ पर जिसे कहा जाए इसमें इस टॉपिक पर, वो ये है कि अभी जब ईरान ने हमला किया था इनके ऊपर मिसाइल्स मारे थे, तो इनका जो तनीम एयरबेस है, जो इनका मेन एयरबेस है, जहाँ से F-35 F-16 वगैरह जहाँ पर जिनका हैंगर है, वो तकरीबन बर्बाद हो गया था। वो उसके बाद से वर्किंग पोजीशन में नहीं है, यानी ये प्लेन वहां से नहीं उड़ा सकते थे। तो इनको मेरे ख्याल से, जहां तक अभी तक इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है, कुछ बात बाहर निकल गई, लेकिन मेरे ख्याल से इन्होंने जो है बिन गुएर जो एयरपोर्ट है वहां से बेंगोरियन। हाँ वहां से प्लेन उड़ाए। अब एक मैं आपसे और जो भी आपके चैनल के थ्रू जो लोग भी देख रहे हैं उनसे सवाल ये करता हूँ, पर आप ये मानिए कि उनके पास 700 लोग हैं, स्पेशलिस्ट हैं, ये मानिए 100 प्लेन एक एयरपोर्ट। देखिए इसराइल के पास, इसराइल कोई बहुत बड़ा कंट्री नहीं है, इसराइल का बहुत ज्यादा एयरपोर्ट्स नहीं है, दो एयरपोर्ट्स हैं। एक एयरपोर्ट से 100 प्लेन्स को उड़ना है। अगर एक प्लेन अपनी सारी तैयारी करने के बाद उड़ने के टेक ऑफ की पोजीशन तक पहुंचने में सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट्स लगाता है, तो जाहिर सी बात है आप एक पट्टी से 3-4 प्लेन एक साथ तो नहीं उड़ा सकते ना। एक प्लेन सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट्स लगाता है, तो आप 100 प्लेन्स उड़ाने में कितना टाइम लगाओगे? इस हिसाब से तो टाइम ही खत्म हो जाएगा। 3.5 घंटे में इन्होंने पूरी ये 3.5 घंटे में इन्होंने काम खत्म करने का ऐलान कर दिया कि हमने 3.5 घंटे में अटैक कर दिया। मैं इतने में तो इनकी रिफिलिंग नहीं हो पाएगी। हंसने वाली बात यही है, सोचने वाली बात यही है
कि आप ऐसी बातें कह रहे हो जो शायद आम पब्लिक जो नहीं सोचती है, शायद उसको लगे बहुत ईज़ी है कि हाँ, बहुत अच्छा है, लेकिन जो ज़रा-सा भी सोचेंगे उनको समझ में आएगा कि इसमें कहीं न कहीं भाई आपकी कहानी में झोल है। बहुत और कहीं न कहीं नहीं, मेरा मुझे लगता है इस कहानी में बहुत ज़्यादा झोल है जिनको सही किए जाने की ज़रूरत है। मतलब आपका कहना है कि वहाँ जो राइटर्स हैं, उनको इंडिया से या कहीं से इम्पोर्ट करना चाहिए उन्हें। अब उनको आउटसोर्स करना पड़ेगा अपने यहाँ के कथावाचकों को। हाँ, जो कहानियाँ लिख सही, रहे हैं वो बिल्कुल अच्छी सही है। लिख पाएँ। जैसे कहानियाँ बनाई जाती हैं, मेरे ख़्याल से आउटसोर्स करते कोई ये मेरे ख़्याल से इन्होंने सोचा नहीं कि लोग ऐसे भी सोच सकते हैं। इनको लगा कि हम पब्लिक को जो भी दिखा देंगे क्योंकि मीडिया हमारा है, चैनल्स हमारे हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता है कि आज जहाँ मेन स्ट्रीम मीडिया उसके बिल्कुल बराबर से एक और मीडिया जिसको हम सोशल मीडिया जानते हैं, उस पे एक से एक एक्सपर्ट लोग बैठते हैं और एक से एक जानकार लोग बैठे हैं जो आपकी हर बात के ऊपर आपकी उसको जिसे कहा जाए बाल की खाल निकालने वाले लोग बैठते हैं, जिनको बाद में पता चल जाएगा कि आपने कहाँ पर सच बोला, कहाँ पर झूठ बोला, जो क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। बहरहाल आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आपकी बात से मुझे ये चीज़ तो समझ में आई कि इज़राइल ने ईरान के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट खोल दिया है। अगर हर बात को डिनाई कर दिया जाए, तो ईरान ने के आयरन डोम ने मैं आयरन डोम इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आयरन डोम लोगों के लिए समझना आसान होता है, कि ईरान के आयरन डोम ने इज़राइल के 100 फाइटर जेट्स रोक लिए। तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ा एडवर्टाइज़मेंट है, जिस पे खरबों रुपया खर्च हुआ इज़राइल का और भौकाल बना शायद ईरान का या रशिया का, क्योंकि इसमें काफ़ी हद तक कहा जा रहा है कि रशिया के एयर डिफेंस सिस्टम को ईरान ने यूज़ कर रखा है। तो ये कहा जाए तो ये मज़ाकिया लहजे में है, लेकिन ये जो हमारे एक्सपर्ट्स होते हैं, वो इस बात पे अंदाज़ा लगाएँगे कि अगर इतना बड़ा हमला जो है, वो एक एयर डिफेंस सिस्टम रोक सकता है, तो अब इसने बहुत बड़ी मार्केट में एयर डिफेंस में सेंध लगा दी है और ये वाहवाही कहीं न कहीं अब एयर डिफेंस सिस्टम मार्केट को दूसरी तरफ घुमाने का काम करने वाली है। बिल्कुल आपका आपके बहुत-बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आपकी बात सही है। आपका बहुत आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। खुदा हाफ़िज़।